हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 को। इसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यानी कि जो भारत के कुछ प्रमुख मामलों में धर्म, जाति और लैंगिक मसलों में जो विभाजन पाया जाता है वो एक विशेष मुद्दा है। इसके पहले हमने लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार विविधता देश के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो इस पाठ का परिचय पहले देख लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं, लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं, ये समानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभदायक हैं या नुकसानदेह। तो इस पाठ में इन्हीं मामलों के बारे में जो समझाया गया है बुक्स में, उनको हम समझेंगे कि क्या इस बुक में मैटर क्या है और किस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखते हैं सबसे पहले लैंगिक मसले, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों में जो विभाजन है और लेडीज़ और जेंट्स का जो अंतर है उससे संबंधित मामला है लैंगिक मसला। देखिए इसमें क्या क्या समझाया गया है। श्रम विभाजन, हमारे समाज में क्या हुआ है, श्रम के आधार पर लैंगिक विभाजन कर दिया गया है। और इसको समझने के लिए एक कार्टून हम समझते हैं। ये देखिए, इस मुद्दे को समझ। श्रम का लैंगिक विभाजन काम के बंटवारे का तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम औरतें करती हैं, यानी लेडीज़ करती हैं, और अपनी देखरेख में करती हैं या घरेलू नौकरों से करवाती हैं। तो पहले, अभी तो नहीं है लेकिन पहले ऐसा था कि घर के अंदर के सारे काम या तो लेडीज़ खुद करती थी या घर के नौकरों से कराती थी। तो ये एक मुद्दा उठाया गया कि ये क्या सही है। अब देखिए फिर यहाँ पर आइए, एक कार्टून के द्वारा समझाया गया है। राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या ये राजनीति है। तो ये दूसरा कैरेक्टर कह रहा है क्यों नहीं, अगर राजनीति का मतलब सत्ता है तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीतिक माना जाना चाहिए। यानी परिवार में किसकी सत्ता चलती है, पुरुषों की। कम से कम इसके पहले तक तो यही था। अब देखिए आदर्श स्त्री के एक धारणा समाज में बनी हुई है और वो एक शोषण का कारण होता है। जैसे टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए क्या स्त्रियां क्या हैं, एक आदर्श दर्शक है। यानी वो जो टीवी सीरियल बनाते हैं बेसिकली लेडीज़ को ध्यान में रख के बनाते हैं, क्योंकि वो उनके पास दिन में टाइम जो बचता है तो वो देखते हुए, काम करते हुए टीवी सीरियल देखती रहती हैं। फिर देखिए फैशन उद्योग के क्या है, आदर्श सुंदरी, मतलब वो फैशन उद्योग उनसे एडवर्टाइज में और बहुत सारी चीज़ों में वो उनको एक मॉडल के रूप में देखते हैं। समाज क्या करता है, समाज जो है आदर्श गृहिणी के रूप में देखता है। बहुत सारे काम देखिए, कितने हाथ बना रखे हैं, 10 हाथ, तो उनसे सारे काम की उम्मीद करता है घर के, और घर में सब तरह के काम और सभी के लिए काम। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लड़कियों और महिलाओं के सामने। और देखिए इसमें समझाया गया है कि भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन में क्या है कि एक तो वो घर के काम करे, एक दूसरा ये देखिए क्या क्या बना हुआ, रुपया, पैसा, गाड़ी, फ्रिज, टीवी और ये सब सारा सामान भी लेके आएगी। यानी वो दहेज भी चाहिए और अच्छा काम करने वाली
स्त्री भी चाहिए। तो ये एक है, और ये 100% सही नहीं है, लेकिन एक तरह से 80, 70, 90% तक ये चीज़ सही है। और जहाँ अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो वो क्या चाहते हैं लोग, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मी, कि वो एक आदर्श कर्मचारी हो, यानी पूरा काम करती हो अच्छे से। चुनिए इनमें से आप कौन हैं, एक प्रश्न भी है। अगर आप लड़की हैं तो आप चुनिए कि इनमें से आप कौन हैं और क्या बनना चाहती हैं, या इसके अलग भी कुछ आपकी अपनी सोच है। स्त्रियों के पक्ष में चलाए गए आंदोलन को क्या कहा, नारीवादी आंदोलन। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना है। हाँ, फिर देखिए ये कुछ काम के बारे में बताया गया कि काम कैसे कैसे क्या काम होता है। तो ये तो डिफरेंट हो सकता है भी। अब देखिए कार्टून में क्या है कि ये जो है लेडीज सवाल उठा, लड़की जो बच्ची है वो सवाल उठा रही है कि ये घर के काम मम्मी ही क्यों कर रही हैं। अब एक शब्द आता है पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। बच्चों के स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में भी एक प्रश्न है, और आपको ये ध्यान रखना है कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट का एक कारण ये भी है कि महिलाओं की साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, 54%, जबकि पुरुषों की 76% है, यानी पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये हमारे देश की एक स्पेशल बात है। अब कार्टून ये कहना चाह रहा था एक बच्ची की मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती कि मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वो लगातार काम करती रहती हैं। अगर वो जो करती हैं तो उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं, सवाल उठा रहे हैं। अब आप देखते हैं आगे, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या प्रतिशत में। तो देखिए कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसी है। कुछ देश हैं नॉर्डिक देश, अमेरिका, यूरोप, सहारा, एशिया, पैसिफिक, अरब मुल्क और भारत। तो देखिए भारत काफ़ी पीछे है महिलाओं को संसद में प्रतिशत। ये प्रश्न बहुत बार आता रहता है ऑब्जेक्टिव में कि हमारी संसद में महिलाओं की संख्या लगभग कितने परसेंट है, तो लगभग 12% है, 11.8। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। एक प्रश्न कार्टून के द्वारा फिर से उठाया गया, अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज़ है तो नारीवाद क्यों अच्छा है। हम समाज को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते हैं। नारीवाद इसलिए अच्छा है, आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पहले से ही महिलाओं के प्रति एक गलत धारणाएं बना दी गई जिनसे बचाव के लिए नारीवाद आंदोलन चलाया जाता है। अब एक बहुत ही बेहतरीन कार्टून किसी कार्टूनिस्ट ने बनाया है सुरेंद्र द हिंदू में, कि ये संसद में महिला आरक्षण बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो हर अंदर जो नेता बैठे थे, जो कि ज़्यादातर जेंट्स ही हैं जैसे मैंने बताया आपको, तो महिला आरक्षण में अपने पुरुष बाहर जो बैठे नेताओं को आश्वस्त करें कि तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और आपने देखा कि महिलाओं के 30% आरक्षण का जो मुद्दा संसद में है उसको अभी तक पारित नहीं होने दिया गया, क्योंकि उसके पारित हो जाने से फिर सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं को 30% सीटों पर खड़ा करना पड़ेगा इलेक्शन में, जो कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता। पारिवारिक कानून क्या होते हैं, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं।
ये एक अंतर है। देखिए, पारिवारिक कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए धार्मिक आधार पर अलग अलग है। जैसे हिंदू कोड बिल और हिंदू लॉ है, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो वो पारिवारिक मामलों के लिए एक पर्सनल है। इसीलिए एक मांग की जा रही है कि जब हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं तो पारिवारिक कानूनों में भी संविधान को सर्वोच्च माना जाए और कॉमन सिविल कोड, ठीक है, CCC यानी कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्यों न लागू कर दी जाए। अब इसके बाद एक बच्ची प्रश्न उठाती है इस कार्टून के, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें। फिर एक प्रश्न कह रहा, मैं अक्सर एक कार्टून के थ्रू प्रश्न उठाए जाते हैं राजनीति विज्ञान में, बहुत ही सिविक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कार्टूनों के थ्रू उठाए। मैं अक्सर दूसरे धर्म के बाद लोगों के बारे में चुटकुले सुनाता हूँ, क्या इससे मैं भी सांप्रदायिक बन जाता हूँ। बिल्कुल, अगर आप किसी धर्म को बारे में चुटकुले सुनाते हैं तो आप इसका मतलब उसे कमज़ोर समझते हैं और अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसमें सांप्रदायिकता के बारे में है कि अपने संप्रदाय को अच्छा मानना और उसकी वृद्धि का प्रयास करना, और दूसरे संप्रदाय को कमज़ोर करना, उसकी बुराई करना, ये सांप्रदायिकता है। अब धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शासन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सेकुलर जिसे बोलते हैं। भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। अब समझ सकते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम राजकीय धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म, लेकिन भारत में हिंदू धर्म विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, किसी भी धर्म को नहीं दिया गया। तो ये इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। फिर एक कार्टून है, ये कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वो अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे और इस पर बड़े झटके लगेंगे। देखिए, इसमें सारे धर्मों के प्रतीक बनाए गए हैं। जाति और राजनीति। अब जाति के बारे में कि जाति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जाति भारत की वर्ण व्यवस्था की एक देन है, जिसमें कि जाति को काम के आधार पर बांटा गया और उसके बाद उसको जन्म पर आधारित मान लिया गया, जिससे वो असमानता बढ़ती चली गई और योग्यता की उपेक्षा हो गई। वर्ण व्यवस्था क्या है? जाति समूहों का पदानुक्रम, इसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे या किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमगत रूप से उसके नीचे रहेंगे। ये मैंने कहा ना कि जाति को जब जन्म के आधारित मान लिया गया तो उसमें बहुत बुराई आ गई। कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था पर उतनी बुराइयाँ नहीं थीं। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। तो भारत में तो आप जानते हैं बहुत सारे जाति और धार्मिक समूह हैं, सारे प्रमुख धर्म हैं और बहुत सारी जातियाँ हैं। अब देखिए, 2011 में विभिन्न धार्मिक समूहों की आबादी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इससे कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। हिंदू 79.8%, यानी लगभग 80% अभी भी हिंदू हैं। मुसलमान लगभग 14%, ईसाई लगभग 2%, ईसाई लगभग 2.5% और सिख लगभग 2%, यानी 1.7। इनको एग्जैक्ट भी याद कर सकते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन है हिंदू और मुसलमानों के बाद? सिख नहीं है, ईसाई है। फिर एक प्रश्न कार्टून फिर उठा रहा है कि मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती, हम पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं?
इसका सवाल सही है। अब तुम्हें ये पसंद नहीं है आ रहा, क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए तो हमें राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करनी चाहिए। क्या हमारे चुप रहने से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? ये बच्चा कह रहा है दूसरा में। तो चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा, उसमें कोई बुराई नहीं है। शहरीकरण क्या है? ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना, ये कहलाता है शहरीकरण। जातिगत असमानता, इसके तो हम बहुत सारे उदाहरण जानते ही हैं। और गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात, ठीक है। तो ये सब इसमें बताया गया है कि गरीबी भी जाति के अंदर राजनीति, द वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब देखिए राजनीतिक दल क्या करते हैं कि जातियों की राजनीति अक्सर करने लगते हैं और उसे वोट बैंक के रूप में मानने लगते हैं। इसमें विभिन्न जातियों के नाम लिखे हुए हैं और हर नेता किसी न किसी तरह से अपने को किसी न किसी जाति या धर्म से अटैच करना चाहता है। क्या आपको ये बात ठीक लगती है कि राजनेता किसी जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखें? ये प्रश्न बच्चों से पूछा गया। रंग भेद हमारे देश में हालांकि उतना नहीं है, लेकिन रंग भेद का मतलब यही है कि गोरे और काले का भेद, और इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादातर अमेरिका और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या समझा? हमने समझा स्त्रियों के मामले, यानी जो लैंगिक असमानता होती है, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव, उसके बारे में। फिर हमने जातिगत विभिन्नताओं पर बात की और फिर हमने धर्म और सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप इस पार्ट के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।